सो आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्शन एंड बहुत सारे बच्चों को चूंकि दिक्कत होती थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नोट्स वगैरह डाउनलोड करने में, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उनका वन स्टॉप सॉल्यूशन हमने तैयार किया है। वी हैव मेड अ सेपरेट गूगल ड्राइव लिंक जहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स, सारी क्लासेस के फोल्डर्स, उनके अंदर सब फोल्डर्स, फिर उनके अंदर सब फोल्डर्स हमने बहुत प्रॉपर एंड अरेंज्ड मैनर में तैयार किए हैं। होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस गूगल ड्राइव का लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पे जो भी प्रिंट मैसेजेस होंगे आप वहाँ पे उस गूगल ड्राइव के लिंक को पाएंगे। तो गो टू द लिंक एंड गेट whatever materials you need. So hello and welcome to Blade Learner. I am Sudhanshu and स्वागत है आप सभी का क्लास 12th इकोनॉमिक्स, टू बी प्रिसाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग के दूसरे एमसीक्यू सेशन में। ऑलरेडी हमने एक एमसीक्यू सेशन उसमें ले लिया है। आप उसकी वीडियो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने जो इकोनॉमिक्स एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है उसका लिंक वहाँ पे शेयर कर दिया है। एंड टू गेट द पीडीएफ्स ऑफ द MCQs एंड टू गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर आपने एक ड्राइव के लिंक देखी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। या आई वुड सजेस्ट कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारी की सारी मटेरियल्स आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे इन द फाइल्स कॉलम। एंड बिसाइड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का ये भी फायदा है कि वहाँ पे आपको अगर क्वेरी है, एंड इन दीज क्रूशियल टाइम्स जब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेरी होती है, यू कैन आस्क अस एनी क्वेरी एनी टाइम, हम लोग सॉल्व करते हैं। आवर कम्युनिटी इज़ देयर, हमारे पास पूरी की पूरी लॉट है स्टूडेंट्स की, आपके पेयर्स की, आपके दोस्तों की, जो वहाँ पे आपकी मदद करेंगे। जस्ट पोस्ट योर क्वेरी एंड गेट इट रिजॉल्व, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, इस एमसीक्यू सेशन को शुरू करते हैं लेवल 1 से। लेवल 1 हमने देखा था कि 10 क्वेश्चंस होते हैं पिछले सेशन में भी। एंड जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है जिन्होंने हिस्ट्री के एमसीक्यू सेशन को अटेंड किया है, जिन्होंने पोल साइंस की एमसीक्यू सेशन को अटेंड किया है, वो ऑलरेडी जानते हैं कि लेवल 1 में 10 क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक वन लाइनर स्टैंडर्ड एमसीक्यूज। एंड उसके बाद लेवल 2 में हमारे पास कुछ स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, असोसिएटेड रीजन वगैरह होते हैं, मैथ्स द फॉलोइंग। एंड लेवल 3 हमारा सबसे एडवांस होता है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स या पजल टाइप क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं लेवल 1 के 21वें क्वेश्चन से। 21वें क्वेश्चन से इसलिए शुरू कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन पहले सेशन में करवा दिया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल बैंक। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू हैव टू टेल अस कि इन चारों में से कौन जो है वो एक कमर्शियल बैंक है। एंड लेट मी टेल यू कि आपको जो जवाब देना है वो चैट बॉक्स में भी देना है, एंड आप कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में भी आप अपना जवाब दे दें, ताकि हम लोग आगे चल के आपके जवाबों को चेक कर सकें, उनको अप्रिशिएट कर सकें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल बैंक। कि कमर्शियल बैंक कौन सा है? क्या पंजाब नेशनल बैंक है कमर्शियल बैंक है? क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC ये कमर्शियल बैंक है? क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक ये कमर्शियल बैंक है, या नन ऑफ द अबव? तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, सारी जगहों पे पंजाब नेशनल बैंक का आपने बैनर देखा होगा। एंड ये कमर्शियल बैंक इसलिए है क्योंकि ये दोनों फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, एक्सेप्ट द डिपॉजिट, एंड इट ऑल्सो लेंड लोन्स, ये लोन्स भी देते हैं। ठीक है, बाकी इन दोनों की अगर बात करें तो ये इन दोनों में से एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे या लोन्स देंगे। जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो ये लोन्स नहीं देते, केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो वो लोन्स देते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। सो दैट इज द सिनेरियो। तो यहाँ पे अगर आपको कमर्शियल बैंक बनना है तो दोनों ही फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा। डिपॉजिट भी आपको लेने पड़ेंगे एंड आपको लोन्स भी लेंड करना पड़ेगा। एज फॉर एग्जाम्पल जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे डिपॉजिट्स बहुत सारे होते हैं, बट दे डू नॉट लेंड लोन्स, वो लोन नहीं आपको दे सकते। तो पोस्ट ऑफिस को भी आप कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं रख सकते। सो हियर द राइट आंसर वुड बी पंजाब नेशनल बैंक। आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट। की निम्नलिखित में से किस खाते पे कोई ब्याज दर नहीं मिलती है, मतलब कोई भी ब्याज हमें नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट। करेंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, नन ऑफ द एबव। अगर इन तीनों में ही ब्याज मिलता है देन आपको अपना आंसर ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ द एबव सेलेक्ट करना है। तो व्हेन इट कम्स टू नो इंटरेस्ट, तो नो इंटरेस्ट जो है वो हमने देखा था करंट अकाउंट में नहीं मिलता है, मतलब करंट अकाउंट में 0% हमें इंटरेस्ट मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। बेसिकली करंट अकाउंट की फैसिलिटी ये है कि आप इस पे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जब मन तब चेक इशू करके पैसा निकाल सकते हो, या अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप एटीएम में जाके नियर बाय कभी भी पैसे कितने भी निकाल सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। वहीं पे सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में थोड़ा सा इंटरेस्ट मिलता है, एंड यहाँ पे आप पैसे निकाल भी सकते हैं चेक वगैरह से, एटीएम कार्ड वगैरह से, लेकिन वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप इतना अमाउंट से ज़्यादा या इतनी बार से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते पर मंथ। फिक्स डिपॉजिट में ये नॉन चेकेबल ऑन डिमांड है, आप चेक इशू करके या एटीएम कार्ड के थ्रू पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन इंटरेस्ट इसमें बहुत हाई मिलता है। सो करेक्ट आंसर विल बी करंट अकाउंट डिपॉजिट। ये बेसिकली बिजनेसमैन लोग यूज़ करते हैं जो कि डेली कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको डेली इतना पैसा देना पड़ता है, इतना पैसा रिसीव करना पड़ता है। सो दिस इज डन टू ऑपरेट द डेली ट्रांजेक्शन, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है।
नाउ द नेक्स्ट इज डैश इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बताने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस में से आता है, या अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज को अंडरराइट करना मतलब सिक्योरिटीज की वैल्यू और रिस्क को एसेस करके अपने कस्टमर्स को बताना, ये उनके प्राइमरी फंक्शंस में से आता है। या प्रोवाइड लॉकर फैसिलिटीज, लॉकर सुविधाएं प्रदान करना जहाँ पे कस्टमर्स अपनी वैल्यूबल को रख सके। वैल्यूबल मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, पुश्तैनी चीज़ें हैं, मेमोरेबल चीज़ें हैं, उनको स्टोर करके रखे ताकि नुकसान ना हो उनका। या प्रोवाइड लोन्स। तो इन चारों में से कौन सी जो फंक्शन है, कौन सा जो एक्टिविटी है दैट कम्स अंडर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो हमने देखा था कि प्राइमरी फंक्शन 2 ही प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक होता है एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, एंड सेकेंड इज लेंडिंग द लोन्स यानी कि लोन्स प्रोवाइड करना। बाकी ये जितने भी 3 फंक्शंस है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना हो, सिक्योरिटीज अंडरराइट करनी हो, देन लॉकर फैसिलिटीज़ देना हो। जहाँ पे लॉकर फैसिलिटीज़ में लोगों को एक डाउट होता है कि सर अगर हमने लॉकर फैसिलिटीज़ अवेल की है, मतलब अवेल करना मतलब उसको इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना, एंड हमने कुछ वैल्यूबल्स अपना वहाँ पर रखा। लेट सपोज मेरे दादाजी का एक चश्मा था जो कि मैंने सोचा कि अगर घर में रहेगा तो प्रोबेबली कहीं गुम हो जाए या चोरी हो जाए, इससे अच्छा मैंने उसे बैंक के लॉकर में रख दिया। तो मेरे दादाजी का चश्मा जो है वो लॉकर में सेफ है। दैट मीन्स अगर वो होता है तो क्या बैंक मुझे पैसा ला के देगी, रिकवर करेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक आपको लॉकर फैसिलिटी देती है, बैंक आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर मुहैया करा देगी। आप उस चश्मे का वहाँ पे इंश्योरेंस करवा लो कि इन केस अगर बैंक जल जाता है या बैंक की रॉबरी हुई, लॉकर फैसिलिटीज़ में से सारी चीज़ें चुरा ली गई, तो आपका जो वो चश्मा है उसकी प्रॉपर वैल्यू आपके इमोशंस के हिसाब से, वो आप जैसा भी इंश्योरेंस करवाएंगे, आप 5 करोड़ का करवा ले तो 5 करोड़ मिलेगा, आप 1 करोड़ का करवा ले, आप 1 लाख का करवा ले, आप 2 लाख का करवा ले, जो भी आप उस चीज़ की वैल्यू समझते हो तो आपको उस इंश्योरेंस का लमसम अमाउंट मिलेगा। सो दैट इज द सिनेरियो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने लॉकर में रख दिया एंड अगर गुम होगी तो बैंक जिम्मेदारी लेगी, बैंक जिम्मेदारी नहीं लेती है। देन प्रोवाइडिंग लोन्स इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक एंड सेंट्रल बैंक को क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो हमारा इंडिया का है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट्स आर पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड मतलब ऐसे खाते जहाँ पे हम जब चाहे चेक इशू करके या एटीएम कार्ड इशू करके एटीएम कार्ड के थ्रू पैसे निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप रात में गए, बैंक खुली नहीं है, आपने चेक इशू करवा दिया, कहे कि पैसा दे दो। तो जब बैंक के वर्किंग आवर्स में आप कभी भी जाओ, आपको चेक देके या आप एटीएम कार्ड के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हो। रात में तो आप एटीएम कार्ड के थ्रू पैसा निकाल ही सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट्स आर पेबल ऑन डिमांड? पहला, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, फिक्स्ड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, सेविंग डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक या रिकरिंग डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। इन चारों में से किस प्रकार के जमा खाते में हम लोग कभी भी जाके पैसा निकाल सकते हैं, इधर चेक के थ्रू या अपने नियर बाय एटीएम पे जाके, डेबिट कार्ड्स वगैरह के थ्रू। आज तो प्लास्टिक मनी भी आ चुकी है, तो वैसे प्लास्टिक मनी पहले इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। अभी के ज़माने में क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, तो आप उनके थ्रू भी पैसे निकाल सकते हो। यू डू नॉट नीड एनी चेक काइंड ऑफ थिंग। तो अगर आप सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में केवल डिपॉजिट होता है एंड नन ऑफ द डिपॉजिट इज पेबल ऑन डिमांड। कोई भी डिपॉजिट आप चेक इशू करके, एटीएम कार्ड वगैरह तो देते ही नहीं है, कोई भी डिपॉजिट आप चेक इशू करके नहीं निकाल सकते। अब तो शायद एटीएम कार्ड मिलने लगा, पोस्ट पेमेंट्स बैंक में मिलने लगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में नहीं मिलता। आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी प्लीज। पोस्ट पेमेंट्स बैंक का हमने एटीएम कार्ड कहीं कहीं देखा, तो ये चीज़ है। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स होती है उनको आज भी आप नहीं निकाल सकते। सो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक आर नॉट पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड से मतलब चेक इशू करके हम पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। देन फिक्स डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अगर फिक्स डिपॉजिट है तो टाइम डिपॉजिट है, इसकी तो बात ही छोड़ दें। ऐसे ही रिकरिंग डिपॉजिट भी एक काइंड ऑफ टाइम डिपॉजिट है। रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में क्या फ़र्क होता है? लेट सपोज मेरे पास 10 लाख रुपया है, मेरे पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, एंड ये लमसम अमाउंट मेरे पास है। मैंने एक बार जाके बैंक को कह दिया कि सर देखो मेरे पास ये फिक्स्ड अमाउंट है, इसका आप एफडी कर दो एंड पर ईयर मुझे इंटरेस्ट दे देना, इतने सालों तक आप इसको बांध के रख लो। उस हिसाब से वो इंटरेस्ट देंगे। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप उसको रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक के पास आपका 10 लाख जितना ज़्यादा दिनों तक रहेगा उतना ही ज़्यादा वो लोग पैसे बनाएंगे। हमने देखा था ना मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में कि कैसे आप 1 यूनिट ऑफ मनी से, अगर आपका LRR 5% है तो आप 20 गुना पैसे कमाते हो, अगर आपका LRR 10% है तो आप 10 गुना पैसे कमाते हो। सो दैट इज अ सिनेरियो। तो जितना ज़्यादा लंबे समय तक आप पैसे रखोगे एफडी में फिक्स डिपॉजिट के तौर पे, उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट पे क्या होता है कि आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, बट आपको ऐसा ही इन्वेस्ट करना है, मतलब फिक्स कर देना अमाउंट को, मतलब टाइम डिपॉजिट के तौर पे आपको इन्वेस्ट करना है, आपको पैसे वापस विड्रॉ नहीं करने। तो आपने बैंक को जाके कहा कि देखो मेरे पास कोई एक रिकरिंग डिपॉजिट का प्लान बताओ जिसमें मैं चाहता हूँ कि हर एक महीने में 11,000 रुपये जमा करूँ एंड वो फिर उस पर मुझे जो ऑब्वियस इंटरेस्ट है, जो लीगल इंटरेस्ट है, जो जायज़ इंटरेस्ट है वो मिलता रहे। सो रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट दोनों ही
टाइम डिपॉजिट का पार्ट है। एंड टाइम डिपॉजिट में कभी भी चेकेबल ऑन डिमांड ये चीज़ें नहीं होती है, पेबल ऑन डिमांड नहीं होती है, आपको या तो तोड़वाना पड़ेगा या आप उसको नहीं निकाल सकते। सो द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव लेफ्ट विथ इज ऑप्शन सी, सेविंग डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जो हम लोग सेविंग डिपॉजिट रखते हैं उसको हम लोग जब मन चाहे तब निकाल सकते हैं। हालांकि सेविंग डिपॉजिट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट वी कैन से इट कि ये एक डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि हम चेक इशू करके भी इसे निकाल सकते हैं या हम एटीएम और डेबिट कार्ड के थ्रू भी इसे निकाल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट इज LRR स्टैंड्स फॉर, सबको पता है, लेंडिंग रिजर्व रेशियो, लेंडिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रेशियो, नन ऑफ द एबव। तो द करेक्ट आंसर विल बी लीगल रिजर्व रेशियो। LRR क्या होता है? हर एक बैंक को अपने NDTL का जितना भी इनके पास डिमांड या टाइम डिपॉजिट के रूप में पैसा आया है उसका कुछ पोर्शन रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है, रिजर्व के तौर पे अपने पास भी, RBI के पास भी। तो ये इसलिए क्योंकि अगर कोई कल को आदमी आता है पैसे मांगने के लिए, रिजर्व के तौर पे मतलब क्या है कि आप ने रिजर्व कर दिया इतने पैसों को, आप इसका लोन नहीं दे सकते, क्योंकि बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आते हैं बैंक चाहते हैं कि सारा ही हम लोन में दे दें। तो सारा ही अगर आप लोन में दे दोगे तो कल हो के अगर वो कस्टमर जिसने पैसे जमा किए हैं वो अगर मांगने आएगा तो कहाँ से पैसे दोगे। इसलिए इट इज़ कंपलसरी कि आप थोड़ा सा रिजर्व रखो, ताकि कल हो के अगर कोई कस्टमर विड्रॉ करने आता है तो आपको उन्हें खाली हाथ में लौटाना पड़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट फॉर्मूला। यहाँ पे आपके सामने 4 फॉर्मूले दिए गए, एक तो नन ऑफ द एबव ही है। मनी मल्टीप्लाइड इज इक्वल्स टू 1 बाई NDTL, मनी मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू 1 बाई LRR, मनी मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू 3 बाई LRR। तो एज वी हैव सीन कि मनी मल्टीप्लाइड जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी। तो मनी मल्टीप्लाइड का जो फॉर्मूला है दैट इज मनी मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू 1 बाई LRR। जितना भी मनी LRR होगा, लेट सपोज LRR अगर हमारा 20% है तो 1 बाई 20%, यानी कि 1 बाई 20 और परसेंट यानी कि नीचे 100 तो ऊपर हम लिख देंगे, ठीक है। 20 के नीचे 100 तो ये तो ऊपर ऑब्वियसली चला जाएगा, तो यानी कि 5। तो अगर LRR 5%, LRR 20% है तो हमारा पैसा 5 गुना बढ़ेगा, ठीक है। मनी मल्टीप्लाइड बेसिकली इस चीज़ की कैपेसिटी को आंकता है कि आपने अगर 1 रुपया लगाया है बैंक में, आपने अगर 1 रुपया डिपॉजिट किया है तो उस 1 रुपये से जो बैंक है कितना क्रेडिट क्रिएट करेगी, कितना मनी क्रिएट कर सकती है। तो लेट सपोज अगर LRR 20% है तो मैंने अगर इकॉनमी में 1 रुपया लगाया, इकॉनमी मतलब बैंक में 1 रुपया जमा किया, तो बैंक उससे 5 रुपये तक बना सकती है मैक्सिमम। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारा वो ऑप्शन भी सही होगा। Then the next question is calculate the LRR with the given information। यहाँ पे आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनिशियल डिपॉजिट ये सारी चीज़ें CR में है, करोड़ में है, 2000 करोड़, एंड टोटल डिपॉजिट 10,000 करोड़। आपको LRR निकालना है, हमें बताना है। तो इनिशियल डिपॉजिट आपका कितना है? 2000 करोड़ एंड टोटल डिपॉजिट 10,000 करोड़। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कितना गुना बढ़ा हमारा पैसा। हमारा पैसा बढ़ा 5 गुना, हमारा पैसा बढ़ा 5 गुना। 5 गुना मतलब हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या है? 5। हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या है? 5। तो अगर मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 5 है, इक्वल्स टू 5 हो गया, तो हमने फॉर्मूला तो देखा था ना, मनी मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 बाई LRR होता है ना, 1 बाई LRR। तो अगर हम लोग ऐसा लिखे मनी मल्टीप्लायर की जगह 5 इक्वल्स टू 1 बाई LRR, ठीक है। और LRR इधर गया, तो LRR अगर आप ऐसे इक्वेशन वाइज सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशन में तो LRR विल बी 1 बाई 5, ठीक है। तो 1 बाई 5 अगर आप करोगे तो 0.2 आता है। एंड अगर आप 0.2 को परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 0.2 इंटू 100। किसी को परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता तो हम लोग उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.2 में नीचे पहले पॉइंट उड़ाना है तो 10 आएगा और फिर इधर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो LRR विल बी 20%। एंड हमने पीछे देखा भी है कि 5 गुना पैसा कब बढ़ा था? जब 20% इंटरेस्ट था, 20% LRR था। अगर यही 5% LRR होता तो पैसा 20 गुना बढ़ता। अगर ये प्रारंभिक जमा 2000 करोड़ था एंड कुल जमा 40,000 करोड़ होता, दैट मीन्स अगर 20 गुना पैसा बढ़ा तो हमारा LRR 5% है। आप खुद ही सोचो ना कि जितना कम हमारा LRR होगा उतना ही ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट हो पाएगा। तो अगर 20% है तो 100 रुपये में से 20 रुपये तो हम रिजर्व के तौर पर ही रख रहे हैं, तो पैसे हमें लोन देने के लिए कितने बच रहा है? 80 रुपये। तो उनमें फिर हमें लोन्स देने हैं। तो अगर ये जो LRR है वो जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा लोग लोन दे पाएंगे, ठीक है। जो बैंक है वो लोन दे पाएंगी, एंड अगर बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगी तो ऑब्वियसली मनी ज़्यादा क्रिएट होगा, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा आएगा। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कि 20% जो हमारा LRR है। 1 में 5 किया, देन हमारा 0.2 आया। अब इस 0.2 को हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो 0.2 को परसेंटेज में कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऐसे करके इंटू 100, तो हमारा ये आ गया 20%, ठीक है। 20% भी तो ये होता है ना, 20/100, ठीक है। तो ये भी तो आ गया 0.2 ही, तो बात बराबर ही है। सो दैट इज अ सिनेरियो।
28 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए। आपको बताना है कि कौन इनमें से कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में से एक नहीं है, उनके कार्यों में से एक नहीं है। पैसा इशू लेटर ऑफ ऑप्शंस अगर देखें तो इशू लेटर ऑफ रेफरेंसेस, संदर्भ पत्र जारी करना कि ये हमारे कस्टमर ये है, इनकी ये कैपेबिलिटीज़ है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की आप इनसे ट्रेड कर सकते हो, आप इनको लोन दे सकते हो। देन कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स एंड बिल्स, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, इशू ऑफ कॉइन। इन चारों में से कौन सा जो फंक्शन है वो कमर्शियल बैंक परफॉर्म नहीं करती है? लेटर ऑफ रेफरेंसेस इशू करना हो, डिविडेंड्स एंड बिल्स को कलेक्ट करना हो, इनकम टैक्स के से रिलेटेड कंसल्टेंसी देनी हो, या कॉइन्स इशू करना हो। तो वी हैव सीन कि ये जो कमर्शियल बैंक है ये तीनों चीज़ करती है। अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे लेटर ऑफ रेफरेंसेस भी जारी करती है। जैसे लेट सपोज 2 कस्टमर है बैंक के, एक मीरा, बार बार मीरा और राधा इसलिए याद है क्योंकि अभी भी हाल में मैंने गाना सुना है, ठीक है। तो मीरा और राधा 2 कस्टमर है, तो मीरा को राधा से व्यापार करना, मीरा को राधा से व्यापार करना है और मीरा कंफ्यूज्ड है कि राधा कैसी है, मतलब व्यापार प्रोफेशनली कैसी है। अगर इसे व्यापार करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होंगी जो फ्यूचर पेमेंट्स वाली चीज़ें होंगी, उधार का मसला होगा, तो इसका क्रेडिट कैसा है, ये एज ए कस्टमर कैसी है। तो जो मीरा है वो इसके बैंक को अप्रोच करेगी जिस बैंक में राधा का अकाउंट है, खाता है। तो जो बैंक है वो इसको बताएगा मीरा को कि ये जो कस्टमर है इसके साथ आप ट्रेड कर सकते हो, इसका क्रेडिट स्कोर इतना है, ये इतने दिनों तक जमा करके रखता है पैसा, एंड अगर हमसे कभी लोन लिया भी है तो इसने टाइम पे चुकाया है। तो इससे मीरा फिर मुतमईन होकर, मीरा फिर सेटिस्फाइड होकर राधा के साथ ट्रेड में जाएगी। तो ये भी फंक्शन कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है। देन कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स एंड बिल्स। डिविडेंड्स क्या होता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर डिविडेंड्स क्या होता है। लेट सपोज आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, आपने रिलायंस के तकरीबन 30 शेयर खरीदे, ठीक है, एंड वॉट एवर द प्राइसेस, वो अभी यहाँ पे कंसर्न नहीं है हमारा। आपने रिलायंस के 30 शेयर खरीदे तो आपको फायदा 2 तरीके से होगा। या तो आप इन 30 शेयरों को, एंड आपने खरीदा था 20 रुपये में, एंड जब 25 रुपये हुए, 5 रुपये के मुनाफे पे आपने इन सारे 30 शेयर को बेच दिया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं शेयर की ट्रेडिंग। आपने वेट किया शेयर के प्राइसेस को बढ़ने का एंड बेच दिया। ये ट्रेडिंग बहुत टाइप की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है, लोग 1-1, 2.5 महीने तक पैसे होल्ड करते हैं, फिर 6-6 महीने तक लोग पैसे होल्ड करते हैं, मतलब शेयर होल्ड करते हैं, जहाँ बढ़ता है तो बेच देते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आज ही खरीदा आज ही बेच दिया। तो हमने फ्लक्चुएशन में बेट लगाया, अपना गैम्बल लगाया, एंड देन अल्टीमेटली गैम्बल नहीं है, ये बेसिकली प्रेडिक्शन है। जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो इस फील्ड में ज़्यादा और अंदर जाते हैं, दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च। जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया बनोगे। तो एक तरीका ये पैसा कमाने का। दूसरा तरीका ये कि आप अगर रिलायंस के 30 शेयर खरीदते हो, दैट मीन्स उस 30 शेयर के आप हिस्सेदार हुए रिलायंस में। तो आप हिस्सेदार हुए तो रिलायंस क्या करती है, एंड रिलायंस का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि रिलायंस इज नोन फॉर टेकिंग केयर ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। अगर एक कहावत भी है, अगर आपका बिजनेस करना है तो आप टाटाज के साथ करो, डू बिजनेस विद टाटा एंड बाय द शेयर्स ऑफ रिलायंस, क्योंकि टाटा के जैसा बिजनेस कोई नहीं करता। मतलब वो इतने ज़्यादा एथिकल है, इतने ज़्यादा वो वैल्यूबल लोग हैं कि वो हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। दूसरी चीज़, रिलायंस का शेयर इसलिए खरीदो क्योंकि उसके तो प्राइसेस कभी कम नहीं होंगे, एक, एंड सेकेंडली वो प्रॉफिट का हिस्सा भी देते हैं। अगर प्रॉफिट उनको होता है तो वो उसको डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स को बांटते भी है। तो जब प्रॉफिट होगा उनको, तो आपके 30 शेयर के हिस्से में जो भी डिविडेंड आएगा, डिविडेंड मतलब जब ये प्रॉफिट बांटा जाता है शेयर होल्डर्स के बीच, दैट इज नाउ कंसिडर्ड एज डिविडेंड। तो ये जो प्रॉफिट जब बांटा जाएगा तो आपको 30 शेयर के हिसाब से जो भी आपका प्रोपोर्शन बनेगा डिविडेंड के तौर पर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो बैंक उनको भी कलेक्ट करता है। जो भी बिल्स आपके रिसीव्ड हुए, आपके रेंटर ने बिल भेजा है या आपके टेलीफोन डिपार्टमेंट से बिल है, उसको रिसीव करना, उसको पेमेंट करना, सारी चीज़ें ये जो है कमर्शियल बैंक आपके बिहाफ पे कर देती है, बशर्ते आप उसको परमिशन दे दो। देन इनकम टैक्स कंसल्टेंसी ये भी दे देती है, ठीक है। देन इशू ऑफ कॉइनेज, ये कमर्शियल बैंक के अंदर नहीं आता, ये सेंट्रल बैंक करती है, कॉइन्स वगैरह, नोट्स वगैरह इशू करना। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी कि यहाँ पे कॉइन्स इशू करना कमर्शियल बैंक के फंक्शंस में से एक नहीं है। देन जय हैज़ अ टाइम डिपॉजिट इन अ नियर बाई पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जय के पास के डाकघर बचत बैंक में सावधि जमा, मतलब पास में एक उसका पोस्ट ऑफिस बैंक है जहाँ पे उसका एक टाइम डिपॉजिट है, सावधि जमा मतलब लंबे समय तक उसने पैसा बांध के रख दिया है। इन विच मीजर ऑफ मनी सप्लाई विल दिस बी इंक्लूडेड, टाइम डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस बैंक, ये किस मीजर ऑफ मनी सप्लाई में आएगा? याद रखिएगा, टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक नहीं है, टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस है। ये किस मीजर ऑफ मनी सप्लाई में आएगा? तो M1 में तो नहीं आएगा। M1 में हमने देखा था केवल करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक, फिर डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI आता था। M3 में तो कोई ऐसे पोस्ट ऑफिस की बात ही नहीं करी गई है, तो M1 M3 हटा देते हैं। M4 और M2 में पोस्ट ऑफिस बैंक से रिलेटेड डिपॉजिट की बात जरूर है, लेकिन वहाँ पे टाइम डिपॉजिट नहीं, सेविंग डिपॉजिट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में नाम है सेविंग बैंक, ठीक है, तो उसमें डिपॉजिट अलग अलग टाइप की भी हो सकती है, टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, कुछ भी हो सकता है, सेविंग डिपॉजिट। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट तो नहीं होता पोस्ट ऑफिस बैंक में, कभी भी डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। अगर आप सेविंग डिपॉजिट भी करते हो वो भी नॉन चेकेबल है, आपको वहाँ जाके
अर्जी देनी पड़ेगी, विड्रॉल फॉर्म भरना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू रिसीव द अमाउंट दैट यू आर डिमांडिंग। तो M2 और M4 में बात आती है तो M2 में तो टाइम डिपॉजिट की बात नहीं, सेविंग डिपॉजिट की बात है। एंड जहाँ तक M4 की बात है तो M4 में हमने कहा ना कि M3 प्लस जितने भी टाइप के पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट होता है सबको इंक्लूड कर दें, एक्सेप्ट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को उठा के जितने भी डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक में सबको इंक्लूड कर दें, वो सारी चीज़ें M4 में आती हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी M4 की। M4 में ही ये जो टाइम डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस बैंक के साथ उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं। मनी सप्लाई में इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसा तो नहीं है कि डिमांड पेबल है या चेकेबल है, लेकिन ऐसा कि हमारे पास एक्सेस तो है, हम जब मन चाहे जब चाहे निकाल तो सकते हैं। अगर FD की भी बात है तो उसको तोड़वाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस बैंक से पैसे निकालने की बात है तो आप जाएँ वहाँ पे फॉर्म भरें एंड आपको तुरंत पैसा मिलेगा। सो ये हमारे कंट्रोल में तो, हमारे हाथ में तो है। द मीरा वेंट टू द मार्केट एंड डिड शॉपिंग ऑफ 1,20,000 की, उन्होंने 1,20,000 की शॉपिंग करी मीरा ने। शी वॉज नॉट अवेयर दैट शी हैड ओनली 1 लाख इन हर अकाउंट की, उनके पास केवल 1 लाख रुपए इनके खाते में, लेकिन उन्होंने 1,20,000 की शॉपिंग कर ली। अब वो जब पेमेंट कर रही है तो उसका पेमेंट ही नहीं हो रहा है। फिर उन्हें पता चला कि एक फैसिलिटी है बैंक के पास जिससे वो अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा पैसे भी ड्रॉ कर सकती है, तो उसके तहत उन्होंने विड्रॉ कर सकती है, मतलब निकाल सकती है। उसके तहत उन्होंने 1,20,000 का पेमेंट किया, इवन तो उनके अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए थे। तो यहाँ पे वाणिज्यिक बैंक की किस फैसिलिटी, किस फंक्शन पे जोर दिया गया है, प्रकाश डाला गया है? तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ट्रैवलर्स चेक, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नन ऑफ द अबव। जहाँ तक बात करें कि जब आपके बैंक में कुछ सर्टेन बैलेंस है, सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस है, तो आप उसके पड़े जाके जब विड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। एंड ये जो फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपके अकाउंट में रेट सपोज 50,000 है एंड आप अगर इन केस आपको अर्जेंट पेमेंट की जरूरत है 80,000 की, तो बैंक आपको एक लिमिट तक, हर एक आदमी के क्रेडिट स्कोर, हर एक आदमी के सेविंग अकाउंट या उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कितनी लिमिट उसको दी जाएगी। जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं उनकी लिमिट कम होती है, 20,000, 15,000, 30,000 से ज़्यादा की नहीं होती है। सो 50,000 में अगर हमने 80,000 का पेमेंट करना है तो हमें 30,000 जो है वो ओवरड्राफ्ट के तौर पे लेने पड़ेंगे। सो हियर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज हाईलाइटेड। सो दैट्स ऑल इन द लेवल 1। होप कि आपने लेवल 1 में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 को अटेम्प्ट करते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग विद द लेवल 2। होप कि आपने लेवल 1 में सारी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेवल 2 में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपको सही स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट को पहचानना होगा। मैच द फॉलोइंग टाइप कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, असोसिएट रीजन टाइप कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हियर वी हैव द लेवल 2 31st क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन ये दिया गया है कि पोस्ट ऑफिस आर नॉट बैंक एज दे डू नॉट लेंड लोन्स, कि डाकघर बैंक नहीं है क्योंकि वो ऋण नहीं देते, लोन नहीं देते। द डिमांड डिपॉजिट्स कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, की जो डिमांड डिपॉजिट है में बहुत ज़्यादा ब्याज मिलता है। कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट परचेज, कमर्शियल लोन्स नहीं, कमर्शियल बैंक हो गया यहाँ पे। कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट परचेज एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, की जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो अपने कस्टमर के बिना पे, वो अपने ग्राहकों की तरफ से विदेशी मुद्राओं का न तो खरीदारी कर सकते हैं नहीं उसको बेच सकते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्राओं का एक अलग मार्केट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऐसे कमोडिटीज़ का भी अलग मार्केट होता है, यहाँ पे क्रूड ऑयल सब के प्राइसेस डिसाइड होते हैं, तो उसको हम लोग कमोडिटी एक्सचेंज कहते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज करके होता है। देन पब्लिक रियली ट्रस्ट द सिक्योरिटीज़ अंडर रिटन बाई कमर्शियल बैंक्स, की जो सिक्योरिटीज़ कमर्शियल बैंक अंडर राइट करती है, मतलब बताती है सिक्योरिटीज़ के बारे में। लेट सपोज रिलायंस ने इशू किया है कुछ कमर्शियल पेपर, वो भी एक टाइप की सिक्योरिटी होगी। टाटाज ने इशू किया कुछ कमर्शियल पेपर, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सिक्योरिटी इशू की है, तो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमरों के लिए उसको एनालाइज करती है कि कितना इसका प्राइस है, कितनी इसकी रिस्क बियरिंग, आप कितना इसमें रिस्क है, तो उस हिसाब से प्राइस और वैल्यू में इंटर रिलेशन पता करती है, ताकि उसके जो कस्टमर है वो सही डिसीजन ले सके कि इस बॉन्ड को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। जिस हिसाब से रिस्क है उस हिसाब से प्राइस पे करना पड़ रहा है, या जिस हिसाब से रिस्क है उस हिसाब से प्राइस पे करना नहीं पड़ रहा, तो उस हिसाब से जो कस्टमर्स हैं वो अपने डिसीजन मेक करते हैं। इन तीनों चारों में से कौन सा जो कथन है वो गलत है? निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है, असत्य स्टेटमेंट्स। क्या केवल दूसरा कथन असत्य है, या दूसरा तीसरा दोनों ही असत्य है? क्या केवल तीसरा कथन असत्य है, या दूसरा तीसरा चौथा तीनों ही कथन असत्य है? इनकरेक्ट है, फॉल्स है। आपको सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स दोनों जगह पे बताना है। एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़े। जितने भी यहाँ निम्नलिखित कथन दिए गए कि डाकघर बैंक नहीं है क्योंकि वो ऋण नहीं देते,
और जो डिमांड लोन्स होते हैं उन पे जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उन पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। देन कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट परचेज एंड सेल द फॉरेन एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर एंड पब्लिक रेयरली ट्रस्ट द सिक्योरिटीज अंडर रिटेन। में बैंक्स की पब्लिक जो कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को अंडरराइट करते हैं, उनके रिस्क एंड प्राइस को कंपेयर करते हैं, उस पर बहुत रेयरली बिलीव करती है, बहुत कभी कभी जनता उन पर विश्वास करती है। तो यहाँ पे अगर आप पहले स्टेटमेंट को देखें तो वो एकदम सही है, तो इसको तो हमें किसी भी ऑप्शन में जगह नहीं देनी है एंड किसी ऑप्शन में पहले स्टेटमेंट को जगह दी भी नहीं गई है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बैंक्स लोन इशू नहीं करते, इसलिए हम उन्हें कमर्शियल बैंक्स नहीं मान सकते या बैंक नहीं मान सकते। बैंक मतलब सीधे कमर्शियल बैंक। देन द डिमांड डिपॉजिट्स कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये गलत है। डिमांड डिपॉजिट्स पे या तो करेंट अकाउंट की डिपॉजिट है तब तो इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, अगर सेविंग डिपॉजिट है तो इंटरेस्ट मिलेगा, बहुत छोटा सा इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन से डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं है। देन कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट परचेज एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, ये गलत है। कमर्शियल बैंक को ये अथॉरिटी होती है कि आप अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे अगर उन्हें डॉलर्स खरीदने हैं तो आप डॉलर्स खरीद लें, अगर उन्हें यान में इन्वेस्ट करना है तो आप वो कर दें। फॉरेन एक्सचेंज की सेल और परचेज में वो ऑथराइज्ड हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो इसका भी जिक्र जिस भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन को हमें हटा देना। लेट सपोज ऑप्शन ए में नहीं है तो इसे मैंने हटा दिया। अब या तो ऑप्शन बी आंसर होगा हमारा या ऑप्शन डी आंसर होगा। देन लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, पब्लिक रेयरली ट्रस्ट द सिक्योरिटीज अंडरराइटन बाय कमर्शियल बैंक्स, तो ये गलत है, क्योंकि पब्लिक ऑफन कमर्शियल बैंक्स पर डिपेंडेंट होती है कि जो भी कमर्शियल पेपर्स या सिक्योरिटीज रिलीज हुई हैं उनको आप अंडरराइट करें, उनके बारे में हमें बताएं, उनके बारे में हमें नॉलेजफुल बनाए कि ये सिक्योरिटी इतने प्राइस पे इतनी रिस्की है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बोथ सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल थ्री आर करेक्ट इनकरेक्ट, ये तीनों ही गलत है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कि यहाँ पे दूसरा तीसरा और चौथा तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, इनकरेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपके सामने कुछ दो स्टेटमेंट्स हो गए, आपको सही जवाब चुनना पड़ेगा उस हिसाब से। सेविंग डिपॉजिट्स इन द कमर्शियल बैंक्स हैव सम फीचर्स ऑफ बोथ टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स, की वाणिज्यिक बैंक में जो बचत जमा होता है उसमें समय जमा और मांग जमा, जो टाइम डिपॉजिट और बैंक डिमांड डिपॉजिट, इन दोनों की कुछ विशेषताएं कुछ फीचर्स होते हैं। स्टेटमेंट 2 की सेविंग डिपॉजिट्स आर चेकेबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, की बचत जमा में बिना किसी प्रतिबंध के आप चेक से पैसा निकाल सकते हैं। इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है कौन गलत है उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही है। ऑप्शन बी बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो हियर वी हैव सीन पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट, कि सेविंग डिपॉजिट पे दोनों फीचर है। डिमांड डिपॉजिट का क्या फीचर है कि यहाँ पे चेक से आप पैसा निकाल सकते हैं, इट इज चेकेबल और डिमांड, ठीक है। एंड टाइम डिपॉजिट का क्या फीचर है कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट भी आपको मिलता है। तो दोनों के तो थोड़े थोड़े फीचर्स है, लेकिन सेविंग डिपॉजिट पे ये जो चेक से आप पैसा यूज कर सकते हैं उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है। चेकेबल ऑन डिमांड बट विथ रिस्ट्रिक्शन, कि आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते कि महीने में इतनी बार चेक इशू नहीं कर सकते। सो सेविंग डिपॉजिट्स आर चेकेबल विथ रिस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, कि कथन एक सत्य है और कथन 2 जो है वो असत्य है, वो इनकरेक्ट है। नाउ यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट दिया गया है। ए सेव करता है कमर्शियल बैंक में, देन एक मिनट आपको इंक बदल के समझाया जाए तो यू विल अंडरस्टैंड बेटरली। ए सेविंग करता है कमर्शियल बैंक में, देन कमर्शियल बैंक जो है लोन देती है बी को। आपको यहाँ पे फिल करना है, ये ए और बी दोनों की पोजीशन को फिल करना है एंड रिस्पेक्टिवली फिल करना है। जैसे लेट सपोज यहाँ पे ऑप्शन में फर्म्स एंड हाउस होल्ड दिया हुआ है, तो ए में फर्म आएगा बी में हाउस होल्ड आएगा। जैसे गवर्नमेंट या फर्म दिया हुआ है तो गवर्नमेंट ए के जगह पे आएगी एंड बी की जगह पे फर्म्स आएंगे। तो यहाँ पे ए और बी की जगह पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हम आपको यहाँ पे बताना है। हमने आपको चार्ट दिखा दिया, ए सेव कर रहा है कमर्शियल बैंक में और कमर्शियल बैंक बी को लोन दे रही है। तो ऑब्वियसली वी हैव सीन कि फर्म्स तो कभी भी सेव करके एंड हाउस होल्ड को तो लोन नहीं मिलता इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। गवर्नमेंट कभी भी कमर्शियल बैंक में सेव तो कर नहीं सकती क्योंकि उनके लिए अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो सेंट्रल बैंक है हमारा। एंड हाउस होल्ड गवर्नमेंट अगर हाउस होल्ड कमर्शियल बैंक में सेव करती भी है तो कमर्शियल बैंक कभी भी गवर्नमेंट को लोन नहीं देती। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए होता है तो वो आरबीआई से मांगता है, वो सेंट्रल बैंक से मांगता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड होगा। लास्ट ऑप्शन तो बचा हाउस होल्ड एंड फर्म, कि हाउस होल्ड ही कमर्शियल बैंक में सेव करेगी एंड फिर जो कमर्शियल बैंक है वो फर्म्स को पैसा देते हैं, लोन देते हैं। बहुत सारे लोन्स होते हैं। आपने कहा कि सर फर्म्स एंड हाउस होल्ड कैसे नहीं हो सकता, फर्म्स भी कुछ पैसे कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं एंड कमर्शियल बैंक से कुछ हाउस होल्ड भी लोन लेते हैं। जैसा लोग स्टूडेंट लोन लेते हैं, मैरिज लोन लेते हैं, तो ये सब तो हाउस होल्ड ही लेते हैं ना। तो यहाँ पे लोन से हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोन लेते हैं उनसे है। तो स्टूडेंट लोन हो गया, मैरिज लोन हो गया, ये सारी चीज़ें, मेडिकल लोन हो गया, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट लोन में नहीं आती है। तो दिस इज द सिनेरियो। तो जब भी आप लोन की बात करें तो आप खुद ही समझ जाए कि यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट लोन की बात की जा रही है, जहाँ पे जैसे फर्म्स को हमने लोन दिया
प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को और इनलार्ज और एक्सपैंड करने के लिए। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हाउस होल्ड फर्म की हाउस होल्ड कमर्शियल बैंक में सेविंग्स के तौर पे पैसा जमा करते हैं एंड फिर कमर्शियल बैंक उन्हीं पैसे को लोन के तौर पे फर्म्स को देती है, यानी कि बी की जगह पे फर्म्स और ए की जगह पे हाउस होल्ड आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल रीजन का एक क्वेश्चन है कि बैंक रिजर्व फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स एज अ रिजर्व, कि बैंक जो है रिजर्व के तौर पे कुल जमा का कुछ अंश जितना भी उनके पास जमा आया है टाइम डिपॉजिट के तौर पे, डिमांड डिपॉजिट के तौर पे, उसका कुछ अंश वो लोग हमेशा आरक्षित रखते हैं, मतलब आरक्षित मतलब रिजर्व रखते हैं। बैंक्स नीड टू हैव सम कैश टू मीट द डेली विड्रॉल, की दैनिक निकासी को पूरा करने के लिए बैंकों के पास कुछ नकदी होनी चाहिए, कुछ कैश होनी चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट में अगर आपको एसेंशियल रीजन सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल रीजन के दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली देखो, देन यू हैव टू कैलकुलेट, देन यू हैव टू चेक कि क्या ये दोनों सही है या गलत है। फिर दोनों को जब आपने इंडिपेंडेंटली देखा, दोनों की ऑथेंटिसिटी चेक कर दी, तो आपको पता है कि या तो ए आंसर होगा या बी होगा, या सी होगा या डी होगा। अगर दोनों में से कोई भी गलत है तो सी या डी में से कोई है, अगर दोनों ही सही है देन ए या बी में से कोई है। फिर जब दोनों ही सही है देन यू हैव टू चेक कि क्या रीजन का जो स्टेटमेंट है वो असर्शन के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या रीजन के स्टेटमेंट पे असर्शन का स्टेटमेंट डिपेंडेंट है या नहीं है। डिपेंडेंट होने से मतलब अगर रीजन का स्टेटमेंट नहीं आता तो क्या असर्शन का स्टेटमेंट आता है इस दुनिया में। तो दोनों को पहले चेक कर लेते हैं। तो बैंक रिजर्व फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट एज रिजर्व, ये सही है। बैंक हमेशा ही कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे रखती है, अपने पास भी, आरबीआई के पास भी। अपने पास जो रखती है उसे हम लोग एसआरआर कहते हैं, और बाकी आरबीआई के पास जिस रेट पे रखती है उसे हम लोग सीआरआर कहते हैं, वहाँ पे कैश रखना पड़ता है। देन बैंक्स नीड टू हैव सम कैश टू मीट द डेली विड्रॉल, ये भी सही है कि बैंक के पास कुछ पैसे तो होने चाहिए ताकि वो डेली की जो विड्रॉल है, निकासी है, उसको मैनेज कर सके। एंड एसेंशियल रीजन दोनों ही सही है, तो सी और डी डिस्कार्डेड। ऐसे करके हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। आपको सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेटिंग टेक्निक पता होनी चाहिए। Then both A and R are true and R is the correct explanation of A, या R is not the correct explanation of A। तो अगर आप देखेंगे तो रीजन के स्टेटमेंट पे यहाँ पे सेशन का स्टेटमेंट डिपेंडेंट है। अगर बैंक को डेली के विड्रॉल को मैनेज करने के लिए कैश की जरूरत नहीं पड़ती तो क्यों बैंक रिजर्व में पैसा रखते हैं। रिजर्व में पैसा मत रखना मतलब इतना पैसा मनी क्रिएशन में नहीं जाएगा आप, तो बैंक का ही नुकसान है। कम पैसा अगर बनेगा तो बैंक के पास ही कम पैसे आएंगे ना, तो ऑब्वियसली बैंक क्यों रिजर्व करेगा। अगर डेली विड्रॉल के लिए कोई आएगा ही नहीं तो क्यों ऑब्वियसली बैंक पीपल विल रिजर्व सम पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट एज रिजर्व। तो बैंक वाले इसीलिए रिजर्व करते हैं क्योंकि अगर डेली विड्रॉल के लिए लोग आ रहे हैं तो लोगों को पैसा तो देना पड़ेगा, खाली हाथ तो घुमा नहीं सकते उनको। सो ऑब्वियसली वी नीड सम काइंड ऑफ रिजर्व, चाहे वो आरबीआई के पास रखे, चाहे मेरे पास खुद ही रखे सलाड के तौर पे। तो वो चीज़ें तब काम आएगी जब कोई आके अप्रोच करता है फॉर द विड्रॉल, एंड देन वी विल बी केपेबल ऑफ हेल्पिंग हिम और हर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। एंड कारण जो है वो अभिकथन के स्टेटमेंट को या दावे के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि दैनिक निकासी को पूर्ण करने के लिए बैंकों के पास कुछ नकदी चाहिए, कुछ कैश चाहिए, इसीलिए बैंक जो है रिजर्व के तौर पे पैसा रखती है, क्या ताकि आगे चल के कोई ऐसी अनफोर्सिन लायबिलिटी हो या डेली ट्रांजेक्शन को मीट करने में प्रॉब्लम आए तो हम लोग इस रिजर्व से पैसा रिलीज करके हेल्प कर सकें। Now the next question is identify the correct matches। कुछ मैचेस आपके सामने यहाँ पे दिए गए। M2 वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा, टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड लोन्स पेबल ऑन इंटायर सम, इंटरेस्ट पेबल ऑन इंटायर सम, मनी मल्टीप्लायर रेपो रेट। तो यहाँ पे आपको इन चारों में से कौन कौन सा मिलान सही है उनके बारे में हमें बताना है। M2 टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, M2 में कभी भी टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के साथ जो होता है उसका जिक्र नहीं है। M2 में M1 के सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक नहीं आता, डिमांड डिपॉजिट आता है। एंड उसके अलावा एक और कंपोनेंट है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, तो उसकी जो चर्चा यहाँ करी दी गई है। तो मिलान जो एक है वो गलत हो जाएगा, तो एक का ऑप्शन जिसमें भी है एक उसको हटा देना, ए और बी हटा दिया हमने। देन फिक्स डिपॉजिट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम सही है, फिक्स डिपॉजिट पे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एज पर द सेविंग डिपॉजिट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा क्योंकि ऑप्शन डी में तो सेकंड स्टेटमेंट का जिक्र ही नहीं है। सो हियर यू हैव सीन कि कैसे हमने दो ही लाइन पढ़ा एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि हमारा आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। बाकी डिमांड लोन्स की बात करें तो ये हमेशा इंटायर सम जो भी हमने आपको दिया है, वैसे जो नॉर्मल लोन होते हैं जैसे आपने एजुकेशन लोन लिया 2 लाख का, तो आपको लोन हाथ में तो नहीं दिया जाएगा। आपने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया तो पंजाब नेशनल बैंक में आप पे खाता खुलवाएंगे, वहाँ पे ये 2.5 लाख आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। फिर आपने इन 2 लाख पे जितना भी विड्रॉ किया है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आप लंबे समय के लिए कर रहे हो। एंड अगर लंबे समय के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली चीज़ें गारंटीड है, आप पैसा चुका ही दोगे। इसीलिए जो बैंक है वो आपके विड्रॉल पे इंटरेस्ट काटते हैं। लेकिन डिमांड लोन्स मतलब छोटे टाइम के लिए, 1 रात 2 रात 3 रात के लिए जो लोन्स हम लोग लेते हैं वो डिमांड लोन है। ऑब्वियसली वो बड़ी बड़ी कंपनीज लेती हैं अपने वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, एंड
एंड 2-3 दिनों में उसके वापस भी चुका देती है। सो वहाँ पे इंटायर सम पे अमाउंट पेबल होता है। आपने 2 लाख में से कितना निकाला डज नॉट मैटर। हमने आपको 2 लाख रुपये का लोन दिया डिमांड लोन के तहत 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के लिए, तो हम लोग इंटरेस्ट 2 लाख पे ही चार्ज करेंगे। लेकिन हमने और कोई लोन दिया है, जैसे हमने किसान क्रेडिट योजना दी है या स्टूडेंट लोन दिया है, तो जितना पैसा आपके अकाउंट में उस पर हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। जितना पैसा आपने निकाला है, द मनी यू हैव यूज्ड इट फॉर योरसेल्फ, उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। होप कि आपने लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 3 को अटेम्प्ट करते हैं। सो नाउ हियर वी आर स्टार्टिंग विद द लेवल 3। होप कि आपने लेवल 2 के एंड लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट, क्योंकि जब आपकी अप्रोचिंग एटीट्यूड सही होगी ना, जब आप चैलेंजेस को देख के घबराएंगे नहीं, प्रॉब्लम्स को देख के घबराएंगे नहीं, तो आप कभी भी अगर खुदा न खास्ता अगर टफ पेपर आ जाता है या एबव एवरेज पेपर आ जाता है जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर भी आप अच्छा स्कोर करके आओगे। अपने नर्व पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नर्व मतलब अपने प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये तब होगा जब आप जितना ज़्यादा खुद को चैलेंजिंग पोजीशन में डालोगे, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल बनोगे चैलेंजेस से। तो ना अटेम्प्ट करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, कि आप ऐसा सोचिए कि अगर भारी क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन है जो भारी लग रहा है दिखने में, तो आप उनको ना अटेम्प्ट करें। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप टाइम लगाओ गलत करो, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट। बहरहाल शुरू करते हैं। आपके सामने न्यूमेरिकल है, आगे रीड द गिवन टेबल। आपके सामने एक टेबल दिया गया है, अमाउंट एनसीआर करोड़ में अमाउंट है। M4 हमारा 7500 करोड़ है। पहले इंक का कलर बदल दिया जाए। 7500 करोड़ M4 हमारा। देन टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक इंक्लूडिंग NSE, यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया कि NSE इंक्लूडेड है। 2000 करोड़ जितने भी टाइप के डिपॉजिट हो सकते हैं पोस्ट ऑफिस बैंक में, तो वो 2000 करोड़ के इंक्लूडिंग NSE की वैल्यू अलग से दी गई है 100 करोड़। देन नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, टाइम डिपॉजिट जो बैंक में है दैट इज 1500 करोड़। एंड जो सेविंग डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस में, इस टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट सेविंग डिपॉजिट, ये 800 करोड़ का है। अब आपको इनसे कुछ वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। सबसे पहला M3 का वैल्यू निकालो। यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको पता ही है, उस हिसाब से दिमाग लगाओ, इक्वेशन सॉल्व करो। देन टेल मी कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M3। आई विल वेट हियर। आप आराम से वीडियो पॉज करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वक्त भी दूंगा क्योंकि आप पहले सेटल हो जाए। एंड जब भी आप MCQs अटेंड करें इकोनॉमिक्स की, आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। एंड वो तो आप ज़बानी बता नहीं सकते। हिस्ट्री में तो न्यूमेरिकल्स होते नहीं थे, पोल साइंस में तो न्यूमेरिकल्स होते नहीं थे, इको में न्यूमेरिकल होंगे। तो इसलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा पेन कॉपी लेके बैठा करें, पेन पेंसिल लेके बैठा करें। M4 7500 करोड़, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक इंक्लूडिंग NSE इक्वल्स टू 2000 करोड़। NSE अलग से हमारा दिया गया है 100 करोड़। M3 निकालना है। नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक में दिया हुआ 1500 करोड़। सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस बैंक कह लें, बात बराबर ही है, 800 करोड़। तो ये जो हमारे पास 5 डेटाज दिए गए, इनसे आपको M3 निकालना है। तो वी ऑलरेडी डोंट नो कि M3 का फॉर्मूला क्या होता है। M3 का फॉर्मूला क्या होता है? लेट सपोज M3 के फॉर्मूला, अगर यहाँ पे आपके सामने सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है दैट इज M4। मतलब M4 एक बहुत बड़ा सहारा है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो M4 का फॉर्मूला क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक एक्सक्लूडिंग NSE। टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक एक्सक्लूडिंग NSEs। तो M4 हमें पता है कितना है? M4 इज 7500 करोड़। M3 नहीं पता, तो M3 ऐसे रहने देते हैं। टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक एक्सक्लूडिंग NSE, यहाँ पे टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक इंक्लूडिंग NSE है 2000। एंड NSE एक्सक्लूड अगर करना है तो हमें 2000 में से 100 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि NSE इंक्लूड करके है। NSE एक्सक्लूड करना हो तब घटाना, किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड करना हो तब घटाना। तो M3 प्लस क्या हो जाएगा? टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक एक्सक्लूडिंग NSE 2000 करोड़ माइनस 100 करोड़। ये तो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक इंक्लूडिंग NSE 2000 करोड़ है। इसमें हमने 100 करोड़ और घटा दिए NSE के। क्लियरली जब तक ना लिखा रहा ना, तब तक अगर सिंपली यहाँ पे रहता टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, तो आपको समझ जाना है कि इसमें NSE एक्सक्लूडेड ही है, बाहर ही है। जब तक क्लियरली ना दिया रहा है कि NSE इंक्लूडेड है, तब तक आपको ऐसा नहीं मानना है कि NSE इंक्लूडेड है। बहुत बार ऐसा करके कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको। टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक 2000 करोड़ एंड NSE भी अलग से 100 करोड़ दिया रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि अब 2000 में 100 घटाने हैं। अगर जब तक इंक्लूडिंग NSE वहाँ पे स्पेशली एम्फेसाइज ना रहे कि यहाँ पे स्पेशली ये ना कहा जाए कि इसमें NSE इंक्लूडेड है, तब तक आपको ऐसा ही मानना है कि अगर टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक दिया हुआ तो उसमें NSE एक्सक्लूडेड ही होगा, अलग से और में एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड है, क्लियरली दिया गया है कि ये इंक्लूडेड है NSE, तो हमें NSE घटाना पड़ेगा। तो M3 प्लस 1900 करोड़ इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ नहीं देख पा रहे तो लेट मी राइट द इक्वेशन हियर, 1500 इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक एक्सक्लूडिंग NSE क्या होगा? 2000 माइनस 100 करोड़, सारी चीज़ें जो करोड़ में, तो 7500 बराबर M3 प्लस 2000 में से 100 घटा दिया, कितना हुआ? 1900 करोड़।
ठीक है। अब यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन लगा लो, M3 यहाँ पे, 7500 यहाँ पे, 1900 यहाँ पे, तो M3 इधर ही रह जाएगा, 1900 इधर चला जाएगा, तो 7500 माइनस 1900 इक्वल्स टू M3, ये हमारा M3 हो जाएगा, ठीक है। 7500 माइनस 1900 इक्वल्स टू M3 एंड देन M3 विल बी M3 क्या होगा हमारा, 7500 में से अगर 1900 घटाएंगे तो M3 क्या आएगा हमारा 5600 करोड़। M3 क्या आएगा 5600 करोड़, 56 प्लस 19 75 होता है ना। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी कि 5600 करोड़ हमारा M3 का मान है। अब आप इस M3 के मान को याद रखें 5600 करोड़, ये हो सकता है कि आगे याद काम आए आपके। M3 इक्वल्स टू 5600 करोड़। जिन लोगों ने पहले जवाब दे दिया वेल एंड गुड, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को। अब भी अगर किसी को दिक्कत है तो आप प्लीज़ बताएं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हैं तो आई विल सॉल्व इट इन द वीडियो फॉर्मेट एंड मैं टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज दूंगा। नाउ अगले सवाल में भी टेबल ही है, आपको बस निकालना कुछ और है, किसी और चीज़ की वैल्यू निकालनी है। M1 की वैल्यू अब निकालनी है, M3 आपने निकाल लिया ना, M3 क्या निकाला था 5600 करोड़ निकाला था। एंड ये सारे डेटाज याद रखें क्योंकि एक से ना दूसरे डेटाज को हम निकालते हैं। तो M3 आपने 5600 करोड़ निकाला था, अब आपको बताना है कि इन चारों में से 4800 करोड़, 4100, 5000 करोड़ में से या इनमें से कोई भी, अगर इन तीनों में से कोई भी आपका M1 का वैल्यू नहीं निकलता देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन डी एज योर आंसर। तो M3 हमारा 5600 करोड़ है, अब हमें M1 निकालना। तो हमने M3 का फार्मूला देख लिया ना, M3 इक्वल्स टू M1 प्लस M1 में क्या जोड़ते थे, नेट टाइम डिपॉजिट NDT, बस नेट टाइम डिपॉजिट। तो ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। अब आप M3 पे M1 भी निकाल के बता दो हमें। M1 भी उसी लीनियर इक्वेशन की तरह, जैसे हमने M3 से M4 से M3 निकाला वैसे ही M3 से M1 भी निकालेंगे। हमने आपको फार्मूला भी लिख के दे दिया, इस फार्मूले पे आई होप कि सारे बच्चे सॉल्व कर देंगे। M3 इक्वल्स टू M1 प्लस NDT मतलब नेट टाइम डिपॉजिट। वैसे तो NDT मतलब होता है नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखने के लिए NDT कर दिया क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा स्लाइड में। M3 इक्वल्स टू M1 प्लस NTD नेट टाइम डिपॉजिट। M3 हमारा कितना निकला 5600 करोड़, ठीक है, बराबर M1 ये पता नहीं है निकालना। NTD कितना, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक मतलब कमर्शियल बैंक ही होगा, 1500 करोड़। अब तो निकाल लो, अब तो सारे लोग इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। 1500 यहाँ पे M1 है प्लस 5600 है, तो M1 को इधर ही छोड़ दो, 1500 के आगे प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5600 माइनस 1500 बराबर M1, यानी कि M1 कितना हो गया 4100। M1 कितना हो गया 4100 हो गया, 5600 में से 1500 जाएगा तो कितना होगा 4100। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी 4100 करोड़। अब M1 के फॉर्मूले को भी, M1 की वैल्यू को भी याद रखो। M1 कितना है, M1 आपका निकला है 4100 करोड़। ये आपका कहीं आगे वाले डेटा को निकालने में काम आ जाए। एक डेटा तो हमारा M3 इक्वल्स टू 5600 करोड़ है, एक हमने M1 इक्वल्स टू 4100 करोड़ कर लिया, एक M4 तो हमारा दिया ही हुआ है। अब आगे भी आपका टेबल वही है, सिर्फ वैल्यू अलग, किसी भी अलग मेजर का निकालना पड़ेगा। मे बी यहाँ पे M2 निकालना है, यस यहाँ पे M2 ही निकालना है। दिस इज द 38th नंबर क्वेश्चन, नॉट 37। M2 का मान निकालना है 4200 करोड़, 4500 करोड़, 4900 करोड़ या नन ऑफ द अबव। आपके सामने बहुत सारे बहुतेरे ऑप्शंस हैं, आपको बताने की क्या वैल्यू होगी। M1 हमने बता दिया, M1 इक्वल्स टू 4100 करोड़। एंड तब आपको बताना है कि भाई क्या हो सकता है M2 का मान। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आप सभी लोग, बहुत आसान है, बहुत ये सिंपल है, बहुत लीनियर है, सीधा है। 4100 करोड़ आपका M1 दिया हुआ है, एंड M1 में हम लोग क्या ऐड करते थे कि M2 होता था, वो भी उसकी भी वैल्यू टेबल में दी हुई है। तो आप जैसे उसको ऐड करें, हमें बताएं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। आई एम होपिंग कि सारे बच्चे बिना मेरी मदद के जवाब देंगे इस सवाल का कम से कम। 4100 करोड़ में से क्या जोड़ना है, अब क्या जोड़ना है M2 के लिए। तो M2 के लिए हमें पता है कि M1 प्लस क्या करते हैं, M1 प्लस जो पोस्ट ऑफिस बैंक में सेविंग डिपॉजिट है उसको जोड़ देते हैं। तो पोस्ट ऑफिस बैंक में सेविंग डिपॉजिट हमारी कितनी की है 800 करोड़ की, तो M1 प्लस 800 कर दिया, यानी कि 4100 प्लस 800 कर दिया। तो 4100 प्लस 800 कितना हो गया 4900। सो 4900 करोड़ विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। इतना ईजी तो है, इतना ईजी तो है, आपको फार्मूलाज बस याद रखने हैं एंड आपको लीनियर इक्वेशन बढ़िया से आना चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन अच्छे से नहीं आती है तो आप प्लीज़ उसे रिवाइज करें, क्योंकि नेशनल इनकम में भी इसका काम है। जब आप एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पढ़ोगे तब भी काम आएगी, फिर जब आप गवर्नमेंट बजट पढ़ोगे उसमें तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, वन वेरिएबल में आप थोड़े से अगर सफ़र करते हैं तो आप उसको दुरुस्त कर लें, क्योंकि ये चीज़ें इकोनॉमिक्स में बहुत काम आने वाली है आपके। देन 39वां क्वेश्चन ये है कि दी गई जानकारी के साथ आपको प्रारंभिक जमा के मूल्य की गणना करनी है। प्रारंभिक जमा मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ होगा उसको आपको बताना है कि क्या इनिशियल डिपॉजिट हुआ होगा। LRR हमने बता दिया 8% के करीब है, टोटल डिपॉजिट 25,000 हुआ है,
लेट सपोज ये अमाउंट है 25,000 रुपये ही टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुआ। तो इनिशियली कितना रुपये हमने डाला होगा कंसिडरिंग द रेट ऑफ 8% LRR कि ये जो टोटल डिपॉजिट है ये 25,000 हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, क्या हमने 1,000 डाला तो 25,000 हुआ 8% LRR पे, क्या 4,000 डाला तो 25,000 हो सकता है 8% LRR पे, क्या हमने 5,000 डाला तब 25,000 हो सकता है 8,000 के LRR पे, या 2,000 डाला तब 25,000 हो सकता है 8% के LRR पे। तो सही जवाब आप आराम से, जो फार्मूला वही है, फार्मूला हमने आपको बता दिया, मनी मल्टीप्लायर MM इक्वल्स टू 1/LRR। इसी पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसी पे सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। 1/LRR इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर, हमने ये फार्मूला दे दिया, इसी पे सारे सवाल बनेंगे। मनी मल्टीप्लायर से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं वो इन्हीं से बनेंगे। तो होप कि आप अच्छे से इस सवाल को अटेम्प्ट करें। LRR जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो हमारा 8% है। कुल जमा मतलब जो टोटल डिपॉजिट, टोटल क्रिएशन हुआ इस क्रेडिट का वो 25,000 रुपये जमा हुए टोटल, ठीक है। इनिशियली हो सकता है 1,000 जमा हुए हो, या 4,000 हुए हो, या 5,000 हुए हो, या 2,000 हुए। आपको सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स दोनों जगह पे बताना। अब सॉल्व करने की बात आई तो MM इक्वल टू 1/LRR, तो LRR हमारा कितना 8% है, तो MM इक्वल टू कितना हो जाएगा 8%, यानी कि M1 बराबर 1/8%, 8/100। तो 8/100 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 ऊपर चला गया, 100 इंटू 1 तो 100 ही आएगा, या ऐसा आपको क्लियरिटी के लिए 1 इंटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर 8 को भी काटेंगे तो 8 1 2 5 12.5 जो हमारा मनी मल्टीप्लायर आएगा, यानी कि जो अगर हमने 1 रुपया डाला तो वो बढ़ के 12.5 रुपये हो जाएगा। तो अगर हमने 25,000 डाले हैं, मतलब अगर हमने टोटल डिपॉजिट 25,000 का क्रिएट किया है तो इनिशियली हमने 25,000 बाई 12.5 डाला होगा। अगर 1 रुपये डालने से 12.5 रुपये होता है तो ऑब्वियसली 25,000 रुपये तब हुए होंगे जब हमने 25,000 बट्टे 12.5 डाला होगा। यही होता है ना, अगर 1 रुपये से 5 रुपये, मतलब लेट सपोज हमने 1,000 डाला, 1 रुपये से अगर 5 रुपये होते हैं, 1 रुपये से अगर 5 गुना हो रहा, 5 रुपये हो रहा, तो ऑब्वियसली 5,000 के लिए क्या करना होगा 5 से भाग देना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट हुए होंगे। सो यहाँ पे 1 रुपये डालने पे 12.5 रुपये हो रहा, 1 रुपये डालने पे 12.5 रुपये। और होप कि आपको यूनिटरी मेथड वगैरह अच्छे से आते हो। तो 25,000 कब हुए होंगे जब हमने 25,000 बट्टे 12.5 जो अमाउंट है वो डाला होगा। तो ऑब्वियसली क्या होगा अमाउंट हमारा, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 चाहिए, फिर देन आपका ये 10,000 के करीब आएगा, आपने इसको काट देना तो ये 2,000 के करीब आएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 2,000। वही तो 2,000 को ही अगर आप 12.5 से गुना करेंगे तभी तो 25,000 होते हैं ना। 1 रुपया डाला तो 12.5 हुआ, तो 2,000 डालेंगे तभी तो 25,000 होगा ना। 2,000 में 12.5 आप गुणा करेंगे तो 25,000 होता है। सो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी कि 2,000 रुपये इनिशियली डिपॉजिट किए गए होंगे। LRR कंसिडरिंग 8% है तो ये 12.5 गुना हो गया। एंड जितना ज़्यादा LRR होगा उतना कम क्रेडिट क्रिएट होगा, जितना कम LRR होगा उतना ही ज़्यादा मनी मल्टीप्लाई होगा, क्रेडिट क्रिएट होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस MCQ सेशन, स्नेहा हैज़ ओपनड एन अकाउंट नियर बाय इन पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक एक कमर्शियल बैंक है, मेरा भी खुद उसमें अकाउंट है, छोटा सा बैंक है लेकिन बढ़िया बैंक है, भीड़ भाड़ कम रहती है तो आसानी सारा काम हो जाता। द बैंक डज नॉट पे हर एनी इंटरेस्ट, बैंक उसे कोई इंटरेस्ट नहीं देता, कोई ब्याज नहीं देता। और स्नेहा चेक या डेबिट कार्ड के माध्यम से बिना किसी प्रतिबंध के राशि निकाल सकती है, बिना किसी प्रतिबंध के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन स्नेहा कभी भी पैसा निकाल सकती है। स्नेहा हमारी एक स्टूडेंट का नाम है तो हमने उन्हीं के नाम पे सवाल बनाए हैं। ऐसे ही हम लोग अलग अलग स्टूडेंट के नाम पे सवालों को बनाया करेंगे। तो अगर किसी का भी नाम इस सेशन में नहीं आया तो हमने अगले सेशन में उनके नाम का क्वेश्चन जरूर बनाया होगा। तो स्नेहा का पंजाब एंड सिंध बैंक में अकाउंट है एंड वो जो अकाउंट है उसमें उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट लेकिन स्नेहा कभी भी बिना रिस्ट्रिक्शन के पैसा विड्रॉ कर सकती है, चेक के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो स्नेहा का कौन सा अकाउंट है बैंक में, स्नेहा का बैंक में कौन सा अकाउंट है, क्या सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, क्या करंट डिपॉजिट अकाउंट है, क्या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, या पेंशन डिपॉजिट अकाउंट है। तो ऑब्वियसली आपको दो यहाँ पे हिंट्स मिले हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलता है एंड चेकेबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं बैंकिंग आवर में, चेक के थ्रू, ATM से तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। चेक में अगर आप जाएं तो कभी भी बैंक आपको मना नहीं करेगी, आपको ऐसा नहीं कहेगी कि महीने में आपका कोटा इतना ही था चेक इशू करने का, आपने खत्म कर लिया है अब आप नहीं विड्रॉ कर सकते चेक से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्नेहा कैन विड्रॉ द अमाउंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वाया चेक। सो सेविंग डिपॉजिट में तो ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता है एंड थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन भी होती है, तो ऑप्शन ए डिस्कार्टेड। रिकरिंग डिपॉजिट में चेक से कोई आप पैसा नहीं निकाल सकते, पेशेंट डिपॉजिट में इंटरेस्ट भी मिलता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट का भी
यहाँ पे बताया कि किसने को कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली करंट डिपॉजिट विल बी द आंसर। करंट अकाउंट में ही तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलता, 0% इंटरेस्ट। फायदा क्या है कि आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जितना मर्जी उतना चेक इशू कर लो, जितना मर्जी उतना एटीएम से पैसा निकालो, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन के चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय करा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। MCQ की PDFs के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, या हमने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, वहाँ से सारे PDFs को आप अवेल कर सकते हैं। एंड डू रिकमेंड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत लगती है, पूरी टीम की मेहनत लगती है। हमारे पीछे तो बहुत सारे और भी बच्चे हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो काम करते हैं, तो हमें सारी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस चैनल, प्लीज़ रिकमेंड दिस चैनल अगर आपको लगता है कि हम रिकमेंड करने लायक हैं, इफ़ वी आर वर्थ शेयरिंग देन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी छठ इन एडवांस एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।